गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए, आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये 9th क्लास मैथ की हमारी 3rd क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास आपको दे चुके हैं, ठीक है गाइज, जिसमें हमने शुरुआत में समझा था कि अंक क्या होते हैं, संख्याएं किन्हें कहते हैं और संख्या पद्धति किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने संख्याओं के प्रकार किए थे और संख्याओं के प्रकार का हमने एक चार्ट देखा था, किस प्रकार से उन्हें संख्याओं को वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से उनके ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है, किस आधार पर बनाए गए हैं और किसको क्या नाम देते हैं, ये हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। आज की क्लास में क्या है, जो हमने चार्ट बनाया था और उस चार्ट के अंदर संख्याएं हमने नाम दिए थे, जैसे परिमेय, वास्तविक, अवास्तविक यानी कि काल्पनिक, ठीक है। तो उनकी परिभाषा हम वहाँ समझे थे, उनके एग्जाम्पल हमने समझे थे, लेकिन वहाँ पे हमने उनकी परिभाषाओं को लिखा नहीं था। अब हम क्या करेंगे, इनको हम समझते हुए इनकी परिभाषा हम लिख के चलेंगे, एग्जाम्पल समझ के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है, वहाँ हम समझा चुके हैं, लेकिन आपको लिखित रूप में देना चाहते हैं, जिससे आप बाद में इसको रिवाइज कर सकें और आपके लिए हेल्पफुल ये रहने वाला है। क्लियर है गाइस? चलिए, तो लास्ट तक क्लास में बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक आपको बहुत कुछ इसमें सीखने मिलने वाला है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे हमने जो हमारी संख्याएं हैं, हमने उसकी डेफिनेशन पहले से ही लिख ली है, उसकी परिभाषा पहले से ही लिख ली है, जिससे हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें कर सकें। क्लियर है गाइस? चलिए, तो देखिए, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग वास्तविक संख्याओं से, ठीक है। एक प्रकार से जब मैं संख्या लिखी है, ये संख्याओं के प्रकार में है, संख्याओं के प्रकार हम पढ़ रहे हैं और संख्याओं का पहला प्रकार है हमारा वास्तविक संख्याएं। क्लियर है? अब वास्तविक संख्याएं है और दूसरा है काल्पनिक संख्याएं, और काल्पनिक संख्याओं को आप अवास्तविक संख्याएं भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर काल्पनिक संख्याएं कह सकते हैं। अब इन दोनों को एक साथ समझेंगे हम लोग। हालांकि लास्ट क्लास में हम इनको समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, एक रेखा होती है, एक रेखा होती है इस प्रकार से, और उस रेखा पे कुछ संख्याएं लिखी होती हैं, जैसे 0, +1, +2, +3, +4। इसके इधर -1, -2, -3, -4, -5। मतलब एक रेखा पर आप किसको लिख पा रहे हैं? संख्याओं को लिख पा रहे हैं। इस पे संख्याओं को हम शो कर पा रहे हैं, प्रदर्शित कर पा रहे हैं, इसलिए इस रेखा को नाम दिया गया है संख्या रेखा। मतलब ऐसी रेखा जिस पे संख्याओं को निरूपित किया जा सके, संख्याओं को दिखाया जा सके, या ऐसी रेखा जिस पे हमने संख्याओं को दिखा के रखा है, संख्या उस पर हमने लिख के रखी है, तो उस रेखा को कहते हैं संख्या रेखा। क्लियर है? अब आप लोग इसमें क्या है, वास्तविक और काल्पनिक में क्या अंतर है? वास्तविक की परिभाषा में क्या लिखा है? वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकें, उस संख्या को संख्या रेखा पर लिख सकें, तो उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। और जस्ट इसका उल्टा क्या है? काल्पनिक संख्याएं। मतलब जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना कर सकें, संख्या रेखा पर निरूपित ना कर सकें, उन संख्याओं को कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं। परिभाषा लिखी हुई है, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपका 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया। हालांकि +1 अलग है और -1 अलग है, ठीक है, लेकिन मैंने एक साथ लिखा जैसे कम जगह में काम हो सके। चलिए, उसी प्रकार से आपके दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, और वर्गमूल, घनमूल वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, और इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। मैं कहूँ 0 दिखाओ तो 0 दिखा सकते हो, मैं कहूँ 1 दिखाओ तो 1 दिखा सकते हो, 2 दिखाओ 2 दिखा सकते हो, 2.5 दिखाओ तो 2 और 3 के बीच में कौन आएगा? 2.5 आएगा। इसको भी हम दिखा सकते हैं
उसी प्रकार से वर्गमूल 2 को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और इसको हम 9th क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वर्गमूल वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। जैसे इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर डायरेक्ट दिखा सकते हैं, सेम उसी प्रकार से ये जो वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं इन्हें संख्या रेखा पर डायरेक्ट नहीं दिखाया जा सकता। इसके लिए कुछ टेक्निक है, उस टेक्निक के द्वारा ही हम संख्या रेखा पर उसको दिखा सकते हैं। ऐसे हमें नहीं पता कि वर्गमूल 2 कहाँ आने वाला है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से आपने छोटी क्लासों में 8 क्लास में, ठीक है, उसमें सीखा है कि भिन्न वाली संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि इसको भिन्न संख्याओं को कैसे दिखाया जाता है, हमारा टॉपिक ये है कि इन्हें हम दिखा सकते हैं। हम ये पढ़ के आए हैं छोटी क्लासों में, तो ये मान के चलते हैं कि आपको इतनी बात पता है। तो ये वो संख्याएं हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, इनको निरूपित कर सकते हैं। तो इन्हें कहा गया है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें? रियल नंबर्स। और रियल का फर्स्ट लेटर क्या है? आर, ठीक है। इसलिए हम वास्तविक संख्याओं किस दिखाते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है उसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, काल्पनिक आप समझ गए, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना कर सके वो काल्पनिक संख्याएं हैं। और एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके? जैसे 3i हो गया केवल, या फिर 5 + 2i हो गया, या फिर 3/i - 2 हो गया। इस प्रकार से मतलब इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर जो कहानी है इनमें सब में क्या आ रहा है? आपका आई आ रहा है, किसी ना किसी तरीके से आई लगा हुआ है, ठीक है। चाहे तो वो गुणा पे हो, चाहे वो जोड़ के साथ हो, या भाग के साथ हो, या घटा के साथ हो, किस प्रकार से भी हो, आपका अगर आई मौजूद है संख्या के अंदर तो I4 होता है इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, जिसका फर्स्ट लेटर क्या है? I। और संख्या रेखा को हम दिखाना होता है तो वहाँ I लिखा जाता है। अगर आपकी संख्या में I आ गया तो आपको समझ जाना है वो आपकी क्या संख्या है? काल्पनिक संख्याएं। और I मौजूद नहीं है, I किसी भी प्रकार संख्या में नहीं दिया गया है, तो ऐ संख्याओं की पहचान क्या होती है? वो क्या है? वास्तविक संख्याएं। I है तो काल्पनिक, I नहीं है तो वास्तविक। क्लियर गाइज? उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? सुनिए, देखिए परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है? वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है इनका प्रयोग? वस्तुओं को गिनने में। जिन संख्याओं का प्रयोग हम लोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। कैसे? जैसे आपसे कहा जाए कि अपने क्लास में जो आपके 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास जो सी भी आप क्लास में हैं, कि अपने क्लास के स्टूडेंट क्या करें? काउंट करें, गिन के दिखाओ कितने हैं। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? 1 से। आप स्टूडेंट को बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस प्रकार से काउंट कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 चल रहा है। यानी कि शुरुआत कहाँ से करें आपने? 1 से। क्या शून्य से गिनना शुरू करोगे? नहीं। क्या भिन्न में गिनना पसंद करोगे? नहीं। क्या दशमलव में गिनोगे? नहीं। क्या माइनस में गिनोगे? नहीं। किस में गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 10 20 25 30 35 40 50, इस तरह से। तो ये क्या होती हैं? हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्लियर है? जिन संख्याओं का हम इस्तेमाल किन्हीं वस्तुओं को गिनने में कर सकें, चाहे अपने किताबों को गिनने में करो, पेनों को गिनने में करो, या अपने कॉलेज के स्टूडेंट को गिनने में करो, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको काउंट करनी है, गिननी है, तो उनमें जिन संख्याओं का आप प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। सही है? अब शुरुआत में जो प्राकृतिक संख्याएं थी आपकी 1 से लेकर 9 तक थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल यही वो संख्याएं थीं जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते थे। जब शून्य की खोज नहीं हुई थी, तो शून्य की खोज होने से पहले हमारे पास केवल ये 9 संख्याएं ही मौजूद थीं जिन्हें हम वस्तु गिनने में प्रयोग किया करते थे, इसलिए हम इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा करते थे। लेकिन जब आर्यभट्ट साहब ने शून्य की खोज करी, आपको पता होगा शून्य खोज आर्यभट्ट साहब ने किया। हमारे एक मैथ के साइंटिस्ट रहे हैं जो कि भारतीय गणितज्ञ हैं, आर्यभट्ट साहब।
ठीक है, उन्होंने शून्य की खोज करी। शून्य आने के बाद ही हमने 1 के बाद शून्य लगाया तो 10 बना, 2 के बाद शून्य लगाया तो 20 बना, 3 के बाद शून्य लगाया तो 30 बना। और 10 के 20 के बीच में कैसे लिख रहे थे भाई, 1 को चला दिया ऐसे ही। भाई 10 के 20 में लिखना तो कैसे करोगे, 1 को चला दिया ऐसे ही और ये चलना शुरू कर दिया। 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरह से संख्या बन जाएंगी 10 के और 20 की। फिर 20 के और 30 की लिखनी हो तो फिर से 0 से 1 2 3 4 5, यानी कि बार बार इन्हीं का प्रयोग करके, इन्हीं जीरो का और इन संख्याओं का प्रयोग करके आप अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। जब 0 नहीं था तो केवल 9 ही संख्याएं लिख रहे थे, जब शून्य आ गया तो संख्याएं हो गई अनंत। यानी कि शून्य नहीं था तो केवल 9, मात्र 9, लेकिन जैसे ही शून्य आया तो संख्याएं बन गई अनंत, मतलब असंख्य। अब कितनी भी संख्या लिख सकते हो यार। वाओ, एक बच्चा, एक छुटका सा बच्चा आया है और उसने भाई संख्याओं को 9 से अनंत बना दिया। तो क्या चीज़ है यार, आर्यभट्ट साहब की क्या खोज थी, माशाअल्लाह। सोच नहीं सकते आप क्या कर दिया इन्होंने। क्लियर है गाइस? ठीक है, लेकिन शून्य को कभी हम प्राकृतिक संख्याओं के अंदर नहीं पढ़ते हैं। शून्य हमारा प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या बात है, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। इसलिए हम जब भी किसी वस्तु को गिनना होता है तो शून्य का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन 10 का तो कर सकते हैं भाई। 9 के बाद क्या आएगा, 10। वास्तव में वैसे 1 से लेकर 9 तक हैं भाई प्राकृतिक संख्याएं, इतनी होनी चाहिए 9 तक। लेकिन हम 10 का भाई जब वस्तु गिनते हैं तो हम 10 भी बोलते हैं, 11 12 14 15 16 गिनते नहीं गिनते हैं इस प्रकार से। 1000 2000 5000 20000 सब हैं ये। क्लियर है? इसलिए तो ये सब क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन देखो इसमें 0 नहीं है, 0 बिना अधूरा है। भले ही 0 यहाँ पे आ रहा है वो 1 की संख्या में आ रहा है, लेकिन शून्य अलग नहीं है, मतलब अपने आप अलग शून्य नहीं लिया है हमने। इसमें शून्य नहीं है, इसमें वो किसी संख्या में आ गया वो चीज़ अलग है, लेकिन अपना अलग नहीं है वो। ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखो, जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो शून्य के बिना अधूरी थी। मतलब ऐसे ही मान लो, जब मेन बात करें, जब शून्य नहीं था तब 1 से लेकर 9 तक की बात हुई थी। एक चीज़ और, सॉरी 1 मिनट जरा मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर, और इसका फर्स्ट लेटर है एन। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब समुच्चय आप नहीं समझ पाओगे, समूह को बोलते हैं समुच्चय, ठीक है ना। सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। 11वीं क्लास की बात है, ठीक है भाई। चलिए 11वीं में मुलाकात होगी आपसे उसके बारे में। अब सेम नीचे आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण क्यों? यानी कि पहले अधूरी थी क्या भाई? अरे अब आप पूर्ण संख्याएं कह रहे हैं, पूर्ण हो गई, यानी कि पहले अधूरी थी क्या भाई? जी हाँ। जब आपका शून्य नहीं था तो आपकी संख्या 1 से लेकर 9 तक थी, केवल 9 तक ही तो लिख पा रहे थे, तो अधूरी थी। लेकिन जैसे ही शून्य आया तो संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो परिभाषा क्या बनी? शून्य सहित, शून्य भी लेना है और सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं भी लेनी है। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? मतलब आपका शून्य भी होना है उसमें, मतलब जब प्राकृतिक संख्याएं थी, अगर इस प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को ऐड कर दिया जाए, शून्य को जोड़ दिया जाए, शून्य को ले लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी वो। क्लियर है गाइस? चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो शून्य हो गया और सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी। तो मैं सिंपल ऐसा लिख देता हूं, सभी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, शून्य होना है इसके अंदर और सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इन दोनों को मिला के संख्याओं के समूह को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल, जिसका फर्स्ट लेटर W है, इसलिए पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से देखो, जो एग्जाम में आपके 9th क्लास के हिसाब से जो क्वेश्चंस बनता है वो क्वेश्चंस ये है, या 7th में 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास,
यहाँ तक कि 10th में भी ये क्वेश्चन आपका बनता है, लेकिन 10th के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपका 7 से लेकर 9 तक ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्वेश्चन ये है। तो क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण हैं? जी नहीं, क्योंकि अगर प्राकृतिक को पूर्ण होना है तो उसमें शून्य आना है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसमें 0 हो और सभी प्राकृतिक, लेकिन प्राकृतिक से 0 बाहर है ना, 0 है ही नहीं उसके अंदर, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। आप सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? क्या बोल दिया, सॉरी गाइस, सॉरी, उल्टा बोल गया, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। क्वेश्चन ये था, नहीं क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन जो हम इसका जो आंसर कर दिया वो गलत कर दिया। भाई यहाँ पे ये है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? देखो पूर्ण क्या होती हैं, जिसमें 0 आए और जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं आए, यानी कि अगर शून्य है तो पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं तो वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। अब सवाल ये बनेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो जी हाँ, होती तो हैं भाई, शून्य को और सभी प्राकृतिक संख्या दोनों को मिला के ही तो पूर्ण बना है, तो इसके अंदर शून्य मौजूद है और इसके अंदर सभी प्राकृतिक संख्याएं मौजूद हैं। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हैं, तो जी हाँ हैं भाई, पूर्ण के अंदर आ रहा है ना, सभी के सभी प्राकृतिक संख्या आ रही हैं, कोई बाहर नहीं है इसमें, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा बोलूं तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है, शून्य आता है और सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक में क्या है, केवल शून्य नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। तो हमारे प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं है, शून्य होता तो पूर्ण बन जाती, लेकिन शून्य नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि इन्हें मिला के तो इन्हें प्राकृतिक कहते हो भाई आप लोग। क्या इसको और इसको मिला के प्राकृतिक कहते हो? जी नहीं, प्राकृतिक तो आपका केवल इतना है ना, इतना पार्ट प्राकृतिक वाला है, शून्य नहीं होता है। ये पूरा पार्ट किसका है, पूर्ण का। अब ये पार्ट पूर्ण का है, इतना पार्ट आपका प्राकृतिक का है, ठीक है। तो क्या पूरा पार्ट प्राकृतिक कहलाएगा? जी नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? थोड़ा घूम रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। परंतु सभी पूर्ण संख्याएं, सभी की सभी जितनी भी आ रही हैं इसके अंदर, क्या सभी की सभी प्राकृतिक हैं? नहीं, सभी की सभी नहीं है भाई, क्योंकि शून्य प्राकृतिक में नहीं आता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं। चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। हम अपने क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी ये संख्याओं के प्रकार हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसमें इतना ही पार्ट रखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी क्लास पसंद आई हो, पढ़ाना आपको हमारा पसंद आ रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। क्लियर गाइस? चलिए, जय हिंद, जय भारत।